12 से ऊपर टाइम हो चुका है तो गुड आफ्टरनून वाला टाइम है। चलिए एक बार सभी बच्चे जुड़ जाइए। कल का एक होमवर्क दिया था प्यारे बच्चे मैंने आपको, और ये आपका होमवर्क है। जल्दी से बताएंगे क्या इसका उत्तर आया था आप लोगों का। भाई अब ये क्लास आपकी यूट्यूब पर नहीं है, एप्लीकेशन पर ही रोज लाइव होगी। और मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि जो प्यार आप लोगों ने पहली 3 क्लास में दिखाया, उसी एनर्जी को आप बरकरार रखेंगे 35 क्लास 36 38 जो भी हमारी क्लास होंगी उन सभी क्लासों में, है ना। रिकॉर्डेड क्लास है, अरे रिकॉर्डेड क्लास होती ना ये, तो फिर माहौल ये नहीं होता, मेरी आवाज़ अलग होती, बुलंद होती। देखो एक बॉक्स में 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट क्रम से 3 5 7 के अनुपात में है। नोटों की संख्या, नोटों की कुल राशि जो है वो 3360 रुपए है। और 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट एक साथ संख्या ज्ञात करो कितनी है, 20 और 50। बच्चे डिनोमिनेशन प्रारूप क्या क्या है, प्रारूप है 10 रुपया के नोट है आपके पास 20 रुपए के नोट है और आपके पास 50 रुपए के नोट है। और बच्चा आपको यहाँ संख्या दे रखी है कि नोटों की जो संख्या है ना, जो नंबर है वो किस रेशियो में है बच्चे, 3 रेशियो में, 5 रेशियो में और 7 रेशियो में। अब ये तो संख्या है, जब हमें संख्या दी होती है तो हम मूल्य निकालते हैं ना प्यारे बच्चे, मूल्य कितना है। तो क्या मैं इसको आर मान लूं, 3R 5R और 7R। आर लगाकर मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिनल संख्या एक एज्यूम कर ली। ये तो 3 5 7 के रेशियो में थी संख्या, है ना। मैंने रेशियो से आर जैसे ही लगाया तो 7 के साथ आर लगने से ये एक ओरिजिनल नंबर मिल गया। आर की वैल्यू निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैंने आपको बताया हो, आपको याद हो कि प्रारूप को संख्या से गुणा करने पर क्या मिलता है, मूल्य मिलता है। तो बच्चे अगर मैं गुणा करूंगा ये कितना बनेगा, 30R। गुणा करूंगा कितना बनेगा, 20 पंजे 100R। और गुणा करूंगा कितना मिलेगा, 7 पंजे 35R। वेरी गुड, जरा जोड़ना भाई इनको, ये आ जाएगा आपका 165R। कितना बच्चे, 165R भाई, 130 और 35 नहीं 350 है, सॉरी ये 350R निकला, जुड़ गया है ना। 450 और 350 तो 450 480 480, ठीक है। 480 आर का मान कितना है, 3360 रुपया, 3360। तो एक सॉरी आर का मान कितना आएगा, आर का मान आएगा 3360 बटे 480 भाई, ये जाएगा 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 6 और 3 12 अट्ठे 96 और 4 सत्ते 28। अच्छा आर का मान कितना आ गया, आर का मान है 7। अब सवाल ने बोला कि 20 और 50 के नोटों की संख्या। पहले बच्चे एक बार सामने देखेंगे 20 और 50 के नोटों की संख्या कितनी है। आप कहेंगे सर 7 और 5 12 आर, है ना भाई। देखो एक बार सामने देखो, उसने कहा 20 और 50 के नोटों की संख्या, तो आप कहेंगे सर 20 और 50 के नोटों की संख्या तो 7 और 5 12 आर होगी। और आर का मान तो मैंने 7 निकाला, तो 12 गुना 7 बच्चा कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 84। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। लेकिन एक तरीका मैंने आपको बताया, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बार देख लिया करो, क्या एक ही ऑप्शन ऐसा है जो मुझसे पूछा उसने कि 20 और 50 के नोटों की संख्या, नंबर ऑफ नोट ऑफ 20 एंड 50 रुपीज। तो मैं देखता हूं, मैं ये बिना सॉल्व किया, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, अभी ये बॉक्स मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, इवन मैंने सवाल लिखा भी नहीं। मैंने जस्ट यहाँ पढ़ा और मुझसे पूछा कि 20 और 50 के नोटों की संख्या। तो मैंने देखा यार नोटों की संख्या जो 20 और 50 के हैं वो तो 5 और 7 12 यूनिट है कि नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल है, उसने कहा 20 और 50 के नोट वो तो 5 और 7 12 यूनिट है, यानी कि मेरा जो आंसर होगा बच्चा वो 12 से जरूर कटेगा, वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने कहा यार वाह, एक बार जरा चेक कर लेते हैं, अगर एक ही ऑप्शन 12 का मल्टीपल हुआ तो मेरा आंसर वही होगा, अगर एक से ज्यादा हुए तो फिर मैं अपने बेसिक तरीके से चला जाऊंगा। तो मैंने देखा 84 तो 12 से कट रहा है, 79 12 से नहीं कटेगा, 80 भी नहीं कटेगा, 73 भी नहीं कटेगा, तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप तब लगाना जब आपके पास टाइम कम हो एग्जाम में, है ना, नहीं तो अपना ये तरीका आप लगा सकते हो। ओके, मैंने आपको बेसिक सॉल्व कराया, फिर मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि यार ये जो ट्रिक है ना वो आप ऐसे कर सकते हो, जो मुझसे पूछा है वो 7 और 5 12 यूनिट का मान पूछा है, तो मेरा आंसर 12 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 12 7 84 वही होगा। ओके बच्चे, वेरी गुड। हाँ अब मैंने थोड़ा सा आप लोगों को मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े और उसमें टेलीग्राम पर भी, और आपकी जो कल वीडियो थी उसके कमेंट में भी आप लोगों की 2 डिमांड थी बच्चे। एक डिमांड थी कि सर हमें वर्कशीट का सॉल्यूशन मिलना चाहिए, वर्कशीट का सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। तो वर्कशीट का सॉल्यूशन आप लोगों को आज की क्लास से मिलना शुरू हो जाएगा। आज से जो वर्कशीट आपके पास होगी आंसर की तो उसकी मिलती है, हैंड रिटन सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा मैं। और बताओ क्या चाहिए, ठीक है। आपकी ये समस्या क्लियर हो गई। दूसरी आपकी समस्या थी कि सर जो क्लास है ना, जो क्लास है वो क्लास पीडीएफ मिलनी चाहिए। मैं पीडीएफ तो मैं आपको हैंड रिटन दिलवाता हूँ, आपके तो सबसे मजा नहीं आता है, तो आपको मजा चाहिए तो आपको मैं क्लास पीडीएफ भी दिलवा दिया करूंगा। और बताओ और कोई डिमांड आपकी नहीं है ना। ये 2 डिमांड बहुत ज्यादा थी बच्चों की। सही तो वर्कशीट का सॉल्यूशन देखो ये कराना पॉसिबल नहीं है क्लास में, क्योंकि आपकी क्लास ही इतनी है कि संडे में भी टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ बोर्ड पर कराऊँ नॉट पॉसिबल। मैं हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया करूंगा, है ना। तो वहाँ से आप चीजें क्लियर कर सकते हैं। ये आपकी डिमांड मंजूर कर दी गई है। आपको क्लास पीडीएफ चीज मैं करा रहा हूँ वो हैंड रिटन भी मिलेगी, ये क्लास पीडीएफ भी मैं आपको दिलवा दिया करूंगा। चलो ये भी आपको मिल जाएगी। ओके बस थैंक्स मत बोलना, ठीक है, इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए। चलो बच्चे आगे चलते हैं। अब हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो बचा हुआ है प्रपोर्शन। क्या बचा हुआ है, प्रपोर्शन यानी कि समानुपात। बस हाँ इतना मैं कर रहा हूँ, तो आपको भी एक काम मेरा करना होगा। कौन सा काम, जब आप लग जाओगे ना तो चलान मत करने देना मेरा कहीं भी, ठीक है, कहीं चलान मत करने देना, ये प्रॉमिस कर लो कि मेरा नहीं आरडब्ल्यू का कोई भी सदस्य मिले ना तो चलान नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना तो फेवर आप कर ही सकते हो, मजाक कर रहा हूँ। चलो भाई समानुपात चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रपोर्शन रेशियो हम लोगों ने पढ़ा। जब मैंने आपको रेशियो पढ़ाया तो बच्चा मैंने रेशियो की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, मैंने कहा था कि 2 संख्याओं के बीच रिलेशन कि क्या होता है आपका प्रोपोर्शन, सॉरी रेशियो। लेकिन जब बात करते हैं समानुपात की तो बच्चे देखो यहाँ इसका थोड़ा संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद का अगर मैं समानुपात का संधि विच्छेद करूंगा तो हिंदी आप बड़े गजब तरीके से पढ़ रहे हो। समानुपात का मतलब है समान प्लस अनुपात, समान प्लस अनुपात, ठीक है बच्चे। समान प्लस अनुपात यानी कि समान मतलब इंग्लिश में होता है इक्वल और अनुपात मतलब है रेशियो। क्या डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको, यहीं से डेफिनेशन क्लियर हो गई कि नहीं, बिल्कुल हो गई सर। कि जो रेशियो 2 रेशियो की बात करेगा, है ना, इक्वल रेशियो, यानी कि अगर मैं बात करता हूं A अनुपात B और अगर मैं बात करता हूं C अनुपात D, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो भैया हमारी जो कंडीशन बनेगी वो समानुपात की बनेगी, वो प्रोपोर्शन की बनेगी। अब यहाँ एक चेंज थोड़ा सा करना होता है। समानुपात में ये इक्वल्स टू का साइन ना थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया गया है 4 बिंदुओं से। इस 4 बिंदुओं का मतलब इक्वल ही है। मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि समान अनुपात यानी कि इक्वल रेशियो, जब 2 अनुपात इक्वल होते हैं उन्हीं को ही समानुपात बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। और यहाँ इक्वल के साइन को 4 बिंदुओं से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। बस अगर मैं कहूँ A अनुपात B, इसका मतलब है समानुपात। 4 बिंदु आ गए तो समानुपात C अनुपात D।
तो ये आपके लिए ध्यान में होना चाहिए, ठीक है बच्चे, कि समानुपात होता क्या है, कभी नहीं भूलेंगे आप लाइफ में, ना कभी नहीं। अक्सर हम लोगों की गलती क्या होती है, कुछ टीचर्स भी करते हैं कि समानुपात सीधा आपको सवाल कराना शुरू कर देंगे, उससे कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा सा रटिफिकेशन की तरफ मूव कर जाता है ना भाई। अच्छा ठीक है, देखो ओके बच्चे, बात क्लियर हुई। प्रोपोर्शन समानुपात मतलब समान अनुपात, इक्वल रेशियो। जब दो अनुपात बराबर हो तो उनको समानुपात बोला जाता है। बराबर कैसे होंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। बच्चे मैंने आपसे कहा कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अगर मैं आपसे यहाँ लिखता हूँ 2:3 समानुपात, 2:3 समानुपात 4:6, यहाँ बॉक्स में टिक लगाना है अगर ये समानुपातिक हो, और गलत लगाना है ऐसा, यहाँ इसमें ऐसे फिल करना है अगर ये समानुपात ना हो, और टिक लगाना है राइट का इसी बॉक्स में अगर ये समानुपात हो। चेक करके, चलिए बॉक्स में बना रहा हूँ, आपने राइट का निशान या यस का निशान, यस आप लिख सकते हो अगर ये समानुपातिक हो, और नो लिख सकते हो अगर ये समानुपातिक ना हो। चेक कैसे करेंगे एक बार सामने देखो बच्चे, 2:3 है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल। इसका मतलब क्या है इक्वल का। 4/6 को मैं क्या 4:6 को बच्चे क्या मैं 4:6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपने देखना है क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है, भाई ऐसे तो देखकर पता नहीं चल रहा है, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, भाई 2 से काट दिया मैंने इसको, और जैसे ही मैंने इसको 2 से काटा तो प्यारे बच्चे मुझे पता चल गया कि ये तो 2/3 इक्वल है। और इक्वल अगर रेशियो आपको मिलता है तो प्यारे बच्चे ये जो है ना ये समानुपातिक होंगी। ये क्या होंगी, ये समानुपातिक होंगी। एक और एग्जांपल दूं प्यारे बच्चे आपको, बिल्कुल चलो एक एग्जांपल और देता हूं भाई। मैं यहां पर लिखता हूं 36:48 समानुपात 9:12। आप मुझे बताएंगे क्या ये समानुपातिक है, बताओ क्या ये समानुपातिक है या 100 में जवाब देना है। चेक करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आपके डेफिनेटली आएंगे हर चीज। ये मेरा प्रॉमिस आपको, बस आपने पूरा सीरियस होकर पढ़ना है, ठीक है। शिकायतें जितनी कम करोगे लाइफ में उतने आगे जाओगे, ये मेरा पर्सनल रूल है। जितनी हम शिकायतें करते हैं ना लोगों से, ये ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं, वो नहीं, ऐसे करो, ये नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, साफ नहीं दिख रहा, ये करो, ऐसे, ये हमेशा आपको डिमोटिवेट करेंगे। कह रहा हूं शिकायतें तो किसी से भी मत करो, माँ बाप से मत करो, कम करो जितना कम हो सकता है। अक्सर आपने लोग देखे होंगे कि भाई किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो आपको रीजन देंगे कि यार मैं तो एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचा था, यार एक दिन पहले वो बुआ के लड़के की शादी थी वहाँ था, यार 5 दिन से वो दादाजी बीमार थे, हॉस्पिटल में था, पढ़ नहीं पाया लास्ट के 5 दिन, और यार एग्जाम सेंटर में पता नहीं क्या हुआ, मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे सर में दर्द हो गया, ढंग से पेपर नहीं कर पाया। ये एक्सक्यूज होते हैं, याद रखना हमेशा। और ये शिकायतें और एक्सक्यूज अगर आप नहीं करोगे, आप एक्सेप्ट करो, इस एग्जाम में आप फेल हो गए, एक्सेप्ट करो कि भाई मेरी गलती है, गलती से मैं अपनी गलती से फेल हुआ, मैं खुद नहीं पढ़ पाया, कोई रीजन नहीं देना मुझे अपने फेलियर का, मेरी गलती मैं फेल हो गया। आप अगर उसे एक्सेप्ट करोगे ना सबके सामने, जो भी आपसे पूछेगा, मैं कह रहा हूं आपके अंदर एक अंदरूनी कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। एक्सक्यूज दोगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर घुट के रह जाओगे बच्चे, ये प्रैक्टिकल चीज आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। 36 और 48, इसको मैं लिख सकता हूं 36/48, इसका मतलब है बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं 9/12, ठीक है, इसको लिख सकता हूं 9/12। अब ऐसे देखने से तो पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं कि 12 तिया 36 और 12 चौके 48, ये 3/4 है। इसको मैं लिख सकता हूं 3 तिया 9 और 3 चौके 12, अरे ये भी तो 3/4 है, मतलब कि बच्चा ये जो है ये भी हमारा समानुपात होगा, प्रोपोर्शन में होगा। बात क्लियर हुई, ये भी हमारा प्रोपोर्शन में होगा, है ना। आगे चले, चलो अब एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा बताऊंगा। क्वेश्चन तो इसके मैं करूँ आप आगे आगे फेंक के मारोगे, सच बता रहा हूँ बच्चे। अगर मैं एक चीज और यहाँ पर लिखूं कि अगर ए बी सी और डी ये समानुपातिक है, समानुपातिक है यानी कि प्रोपोर्शन में है, ए बी सी डी बच्चा समानुपातिक है यानी कि प्रोपोर्शन में है, ये मैंने लिखकर दे दिया आपको। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अगर मैंने आपको बोल दिया कि ए बी सी डी समानुपातिक है, इसका मतलब है कि ए और बी का जो अनुपात होगा ना बच्चा वो सी और डी के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा मैं आपको बच्चे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा ए गुणा डी बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बी गुणा सी। और ये चीज आप डायरेक्ट याद रखना कैसे कि अगर 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 कोई संख्या समानुपातिक हो, कोई संख्या प्रोपोर्शन में हो, तो पहली और चौथी का मल्टीप्लिकेशन बराबर दूसरी और तीसरी के मल्टीप्लिकेशन के होता है। आपको ये 2 स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, आप बच जाओगे, है ना। वही तो क्या मैंने पहली और चौथी का मल्टीप्लिकेशन यानी कि ए गुणा डी बराबर बी दूसरी और तीसरी का मल्टीप्लिकेशन बी गुणा सी, है ना भाई। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे आपको, वेरी गुड। तो यहां मैंने आपसे बोला कि अगर ये संख्या समानुपातिक हो प्रोपोर्शन में हो, अगर संख्या समानुपातिक हो प्रोपोर्शन में हो तो भाई याद रखना पहली और चौथी का मल्टीप्लिकेशन बराबर दूसरी और तीसरी का मल्टीप्लिकेशन के होता है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको कराता हूं, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल कराता हूं बच्चे। मैंने आपसे कहा कि एबीसीडी समानुपातिक है, ये मैंने लाइन लिख दी कि एबीसीडी समानुपातिक है, और मैं यहां पर लिख रहा हूं 15:18 10 अनुपात और x। और मैंने आपसे कहा बताओ बच्चे x का मान क्या होगा। अब आप क्या कहेंगे, मैंने आपको लिख कर दिया कि 15:18 समानुपात 10 अनुपात x। इसका मतलब है कि चारों संख्याएं समानुपातिक हैं, प्रोपोर्शन में है ना। और बच्चा आपसे बोला x का मान बताओ क्या होगा, तो आपका जवाब क्या आएगा। हाँ ये अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, जैसे क्लास खत्म होगी ना ये पूरा लेक्चर आपका एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा, इंस्टेंट नहीं होता है। जैसे मान लो क्लास खत्म हो गई 12:25 हो रहे हैं, अब मान लो क्लास कंप्लीट हुई 1:15 पे, तो ऐसा नहीं कि 1:16 पे आपको अपलोड क्लास में जाए, प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम अपलोड होती है, 1 घंटे बाद ना 1 घंटा लगता है अपलोड होने में ना। मान लो 1:15 पे क्लास खत्म हुई तो 2:15 या 2:20 तक क्लास अपलोड होगी, ठीक है। ये हमारे हाथ में नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि ये अपलोड कर दें, प्रोसेसिंग में सिस्टम का ही प्रोसेसर ऐसा है, 1 घंटा लग जाता है क्लास को अपलोड होने में ना। तो यहाँ मैंने आपसे कहा कि पहले और चौथे की मल्टीप्लिकेशन यानी कि 15x बराबर दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लिकेशन यानी कि 18 गुणा 10, ठीक है। दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लिकेशन यानी कि 18 गुणा 10। तो यहाँ से आप कह सकते हो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है भाई। 3 से जाएगा 3 6 18, तो बच्चा x का मान कितना आ गया 6 दूनी 12। तो x का मान प्यारे भाई कितना आ गया, x का मान आ गया 12। तो एक एग्जांपल कराता हूं, फिर इसमें 2-3 चीजें वही मैं लिखूंगा, प्रोपोर्शन के डीप में नहीं लेकर जाऊंगा मैं आपको, जो चीज टू द पॉइंट एग्जाम में पूछी जाती है वही लिखूंगा। नॉर्मली जब मैं प्रोपोर्शन पढ़ाता हूं तो मैं बहुत डीप में जाकर बच्चों को समझाता हूं, आपको कोई जरूरत नहीं है। देखो हमारे पास टाइम भी नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता दूं, हमें टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है, हमें कोई डीप में नहीं जाना कि ये भी होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड कैसे कैसे निकलते हैं, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको जो चीज एग्जाम में हमेशा पूछी गई, चाहे वैसे का हो, रेलवे का हो, स्टेट हो, वही चीज मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं फॉर्मूले को लिखूंगा, उनके ऊपर सवाल हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव चीजें करनी है, ये बात आप भी समझ सकते हो। अच्छा यहाँ पर मैं अगर लिखूं कि 9:26
समानुपात x अनुपात और x अनुपात 78। तो जरा मुझे बताना x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो आपका जो जवाब है वो क्या आना चाहिए। वेरी गुड, 12 सभी का करेक्ट उत्तर है इसका। तो थोड़ा इसका उत्तर बताएंगे बच्चे क्या होगा। ठीक है, क्या करना है, पहले और लास्ट की गुणा बराबर दूसरे और तीसरे की गुणा, यानी कि 9 गुणा 78 बराबर 26 गुणा x। तो 26 से 78 जाएगा, 26 या 78, तो बच्चा x का मान कितना आ गया, 9 या 27। क्या बात क्लियर है आपको, x का मान कितना है 27। ओके वेरी गुड, चलो ये चीज भी आपको क्लियर हुई। इसके ऊपर एक सवाल मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास शायद है, ये रहा। जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा इसका। हालात बिगड़े पड़े हैं बिल्कुल। ये मान लो कि आप कोई फोन चला रहे हो और उसकी बैटरी परसेंट बची हो 3%। तो इस टाइम मेरे शरीर की बैटरी 3% बची हुई है बस। यदि 28 अनुपात 98 समानुपात 98 अनुपात y, तो y का मान बताओ क्या होगा। आप बड़े आराम से कर सकते हो सर कि पहले और लास्ट की गुणा बराबर दूसरे और तीसरे की गुणा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं कि 28y बराबर 98 इंटू 98। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये 14 से जाएगा, देखो 14 दूनी 28 और 14 से जाएगा 14 सत्ते 98, ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 नाम 18। अरे बच्चे y का मान कितना हो गया, 7 नाम 63 हासिल का 6, 7 चौक 28 और 6 34। आपका जो आंसर है कितना है 343, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आ गया ना सभी का, ये सवाल आपने बड़े आराम से कर दिया। ओके, आया हुआ सवाल है ना। चलो अब आपको मैं 3 चीज 5 सेकंड का टाइम देना। चलिए बच्चे, ठीक है भाई, तो यहाँ आपको 3 चीजें जो प्रोपोर्शन में पूछी जाती हैं, एक पूछी जाती है आपको मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, यानी कि मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। सेकंड पॉइंट पूछा जाता है आपसे तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। जो चीज एग्जाम में हमेशा पूछी गई, जिसके अलावा प्रोपोर्शन से कुछ भी नहीं पूछा गया, प्रोपोर्शन के इतिहास के पूरे इतिहास, हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इन तीनों चीजों से अलावा कुछ नहीं पूछा गया है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन। और तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ चतुर्थानुपात, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चे, तो ये 3 चीजें हमें पढ़नी है, इन्हीं के ही ऊपर आपको सवाल देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। अगर आया तो आप अपनी बुक्स देखेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह जहां भी देखेंगे, इनके अलावा और एक जो चौथा पीछे बताया है, इसके अलावा प्रोपोर्शन से एक और पूछा जाएगा टाइप, वो मैं इसके बाद आपको कराने वाला हूं। ठीक है बच्चे, मध्य अनुपात में क्या होता है, ए और बी का, ए और बी 2 संख्या दे देगा, आपसे कहेगा ए और बी का मध्य अनुपात या मीन प्रोपोर्शन बताओ, मध्य अनुपात। तो बच्चे फॉर्मूला होता है इसका अंडर रूट ऑफ ए बी। क्या होता है प्यारे बच्चे, ए और बी का मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। 2 संख्या देगा, आपसे कहेगा इनका मीन प्रोपोर्शन बताओ, मध्य अनुपात बताओ, आप कहेंगे सर रूट ए बी होता है। तृतीय अनुपात में क्या बोलेगा, ए और बी का 2 संख्या देगा, आपसे कहेगा इनका तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। तृतीय अनुपात क्या होगा, ये होगा बी स्क्वायर अपॉन ए। भाई 2 संख्या दे देगा ए और बी और आपसे कहेगा इनका थर्ड प्रोपोर्शन, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा बच्चा, आप कहेंगे सर बी स्क्वायर अपॉन ए। और फिर आता है चतुर्थ अनुपात, आपको 3 संख्या देगा ए बी सी, ए बी सी का चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, वो होता है बी इंटू सी, बी इंटू सी बाई ए। ठीक है बच्चे, ये आप नोट कर लो अगर आप चाहो तो, और एक बार रिवाइज कर लो, आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि ए और बी 2 संख्या दे देगा, इनका मध्य अनुपात रूट ए बी। तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर अपॉन ए। और चतुर्थ अनुपात फोर्थ प्रोपोर्शन, ए बी सी का चतुर्थ अनुपात बी इंटू सी बाई ए। बात क्लियर है। चलो अब मैं इनके ऊपर आपको सवाल कराता हूँ। ठीक है बच्चे, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ये करिए। सवाल नंबर पहला आपके सामने 9.61 और 3.61 का मध्य अनुपात क्या होगा। बच्चे एक काम आप करना, देखो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम अगर कर पाओ तो एक काम दूं आपको। ठीक है, काम आपको करना है क्या, आपने 1 से लेकर 30 तक के तो स्क्वायर वर्ग याद करने हैं। बहुत अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, 2 दिन का काम है। 10 12 15 तक के वर्ग तो आपको आते होंगे, 16 से 30 तक के आपको याद करने हैं। ठीक है, और बच्चा 1 से लेकर 11 तक के क्यूब या फिर घन क्यूब याद कर लो। ये बहुत काम आपके आने वाले हैं, चाहे वो रीजनिंग की बात हो चाहे वो मैथ्स की बात हो, दोनों में आज ही ये काम कर लेना। एक पेज में लिख लेना 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 11 तक के घन याद कर लेना है। ठीक है, ओके चलो, ये बहुत काम आएंगे, रीजनिंग और मैथ बच्चे दोनों में काम आते हैं। सवाल है आपके पास कि अंडर रूट ऑफ 9.61 और अंडर रूट ऑफ 9.61 और 3.61 का मध्य अनुपात। उसने क्या बोला, मीन प्रोपोर्शन। तो बच्चे आपको पता है कि 9.61 और 3.61 का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चे, वो होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। अभी तो लिखवाया ए और बी का मध्य अनुपात अंडर रूट ऑफ ए बी, तो ये हो जाएगा 9.61 इंटू 3.61। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब देखते रहो, सामने देखते रहो, जिसको थोड़ी सी भी दिक्कत होना वो सामने बस फोकस करे। अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, जितने पॉइंट के बाद संख्या है, 2 संख्या है तो 2 जीरो। अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं तो नीचे कितनी जीरो आएंगी बच्चे, जितने पॉइंट के बाद संख्या है। अब कोई गुणा नहीं करना आपने, 961 की 361 में बच्चा कोई गुणा नहीं करना आपने। ये अगर आपको स्क्वायर याद है ना तो सवाल चुटकियों में आपके सामने है, चुटकियों में। बच्चे 961 जो होता है ना, 961 का अंडर रूट होता है 31। 961 का अंडर रूट क्या होता है, 900 से बड़ा है ये। 30 का स्क्वायर 900 है, 31 का स्क्वायर होता है 961। 361 किसका होता है, 361 का अंडर रूट होता है 19। कितना होता है बच्चे, 19। ठीक है, और बटे यहाँ 2 जीरो है तो अंडर रूट से बाहर 1 जीरो निकल के आएगी, यहाँ भी 2 जीरो है तो अंडर रूट से बाहर 1 जीरो निकल के आएगी। अंडर रूट के अंदर अगर 2 जीरो है तो अंडर रूट के बाहर 1 जीरो, अंडर रूट के अंदर 2 जीरो है तो 1 जीरो। बस गुणा कर लो, 19 एकम 19 हासिल का 1, 19 तिया 57, 57 और 1 58 और बटे 10 धाम 100। अब ये बटे 100 है तो ये क्या हो जाएगा 5.89। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 5.89। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जस्ट अंडर रूट किया, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो लगाई, आपने देखा 961 का रूट 31 होता है और 361 का 19। और कोई अल्टरनेट नहीं है, आप सोच रहे हो इसका अल्टरनेट क्या होगा, कोई अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, 31 गुणा 19, नीचे 2 जीरो है 1 जीरो आ जाएगी, नीचे 2 जीरो है रूट के बाहर 1 जीरो निकल के आएगी। 19 गुणा 31 किया 589, 10 गुणा 10 100, आंसर आ गया 5.89। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ बच्चे, मुझे बताना जरा 36 और 144 का मध्य अनुपात।
मध्य अनुपात। जल्दी से बताएंगे बच्चे इस सवाल का जवाब। पहला सवाल। दूसरा देता हूं आपको मैं, क्या देता हूं, मैंने कहा आपसे 7 और 28 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या होगा? तीसरा सवाल आपको मैं देता हूं कि 45 और 125 का मध्य अनुपात। ये 3 सवाल करते हैं जल्दी से, क्या होगा देखते हैं बच्चे, ठीक है? बड़ा मजा आपको आने वाला है। ओके, आंसर भी आने शुरू हो गए हैं बच्चे। मेरे पास सवाल है 36 और 144 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात के बारे में अभी हमने जस्ट पढ़ा कि वो होता है अंडर रूट ऑफ AB, यानी कि अंडर रूट ऑफ 36 गुना 144। बच्चे अब आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं कि कैसे रूट से बाहर चीजें बिना मल्टीप्लाई के निकलती हैं। देखो ये चीज आपके काम आएगी। सामने देख लो प्लीज, यहाँ आपके पास 36 गुना 144 है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं देखना चाहूंगा कि यार 36 के 44 में गुना करूं और फिर देखूं पूरा अंडर रूट कैसे आएगा। कोई जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं जो अलग अलग संख्या है ना, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना तो इनका रूट अलग अलग निकाल लो और गुना कर दो। क्यों मैं इतनी बड़ी संख्या गुना करके अपने सर दर्द पालूं भाई? नहीं करना मुझे, है ना? तो मैं जानता हूं कि 36 एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या 6 36, 144 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, 12 स्क्वायर 44 होता है। तो अगर 36 अंडर रूट के, ये रूट के अंदर अगर 36 है तो बच्चे बाहर निकल के आएगा 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 6 36। अगर रूट के अंदर 144 है तो 12 का स्क्वायर होता है ना, ये तो बाहर निकल के आएगा 12। ये स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है रूट से। ये 6 स्क्वायर है, ये स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है रूट से, ठीक है? तो यहाँ 12 छिंग कितना आ गया प्यारे बच्चे? 72। क्या आंसर बना? 72। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल है 7 और 28 का मध्य अनुपात। तो ये है 7 गुना 28। अब मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अब मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई, आपके अंदर भी ये सवाल पैदा हुआ होगा कि सर अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या करें? हुआ होगा ना ये क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन आपके जो दिमाग में पैदा हुआ मैंने लिख दिया कि 7 और 28 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपके पास फिर 2 ऑप्शन यहां से बनते हैं कि अगर रूट के अंदर संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना तो फिर या तो आप इनकी मल्टीप्लाई करो आपस में, या तो आप इनकी मल्टीप्लाई करो। कैसे भाई? आप 7 की मल्टीप्लाई 28 में करो तो 7 8 56 हासिल का 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, ये बना 196। क्या बना बच्चे? 196। अब हम जानते हैं कि रूट के अंदर अगर 196 है, अगर रूट के अंदर, तो 196 क्या होता है? 14 का स्क्वायर। तो बाहर क्या निकल के आएगा? 40। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं जरा। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए सर फिर क्या मल्टीप्लाई? फिर तो टाइम लग जाएगा मल्टीप्लाई करने में। उसके लिए क्या करें? चलो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कुछ क्या करना है अपने ना। क्या करना है? ये तो 7 है, इस 7 को तो ऐसे ही रहने दो। इस 28 को 2 संख्या में तोड़ लो। ये जो 28 है ना, इसको 2 ऐसी संख्या में तोड़ लो जिसमें एक 7 जरूर आता हो। तो बच्चे 28 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? 7 गुना 4। भाई 7 चौके 28 होता है। 28 को मैंने ऐसी 2 संख्या में तोड़ा कि उसमें एक 7 मिल गया। ये मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, है ना? 7 चौके 28। अब क्या हुआ मेरे पास? अब रूट के अंदर अगर 7 गुना 7 है, रूट के अंदर अगर 7 गुना 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा। और बच्चे रूट के अंदर अगर 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा। भाई 2 दूनी 4 होता है ना, तो आपका आंसर आ गया 7 दूनी 14। ये बेस्ट तरीका है बिना मल्टीप्लाई किए। आपने क्या करना है? छोटी संख्या को ऐसे लिख दिया, बड़ी संख्या को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ा। भैया ये तो पेयर बन गए 7 गुना 7, एक 7 बाहर आ गया। ये 4 था तो 2 बाहर आ गया। 14 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलो अब आते हैं अपना जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। कैसे कोई जवाब देगा इसका? कोई भी आप में से जवाब अगर देना चाहे तो दे सकता है और आ भी रहे हैं। 15, चलो देखते हैं। 15 है नहीं यार, 15 तो नहीं आना चाहिए, कुछ और आएगा। 75, ये हो सकता है भाई। इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 45 गुना 125। अब मैंने देखा ऊपर की जो दोनों कंडीशन है ना, दोनों कंडीशन इस सवाल में परेशानी पैदा करेंगे कि यार 45 की इसमें गुणा करूंगा तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन जाने वाली है। और अगर मैं इनका अलग अलग भी देखूं तो अलग अलग भी ये परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं है। अब क्या करें सर? फिर करते हैं 45 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ना। सुनते हैं ना मेरी बात बच्चे? 45 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ो कि एक संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो, एक संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ऐसी 2 संख्या में तोड़ो। भाई तोड़ने को तो 45 को 15 गुना 3 में तोड़ सकते हैं, 15 3 45, लेकिन 15 और 3 में से कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो फिर किस में तोड़े सर? फिर हम इसको तोड़ सकते हैं 9 पंजे 45 तोड़ सकते हैं ना प्यारे बच्चे, क्योंकि 9 और 5 में ना ये जो 9 है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? बिल्कुल है। और 125 को भी ऐसे ही तोड़ लो। 125 को मैं कह सकता हूं 25 गुना 5, भाई 25 पंजे 125। यस, अब हो गया सवाल। आप जानते हैं अगर रूट के अंदर 9 है तो बाहर कितना आएगा? बाहर आएगा 3 निकलकर। बच्चा अगर रूट के अंदर 25 है तो बाहर क्या निकल के आएगा? 5। और अगर रूट के अंदर 2 5 है, देखो इसका भी काम खत्म, 25 का भी काम खत्म। अगर रूट के अंदर 2 5 है तो एक 5 बाहर निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 3 पंजे 15 और 15 5 75। बात क्लियर हो गई? 75। एक क्वेश्चन और देता हूं, चलो उसमें दिमाग खुद लगाना। एक सवाल और देता हूं, ठीक है? ये आप पता है इस चीज से जो मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज से आप बड़ी बड़ी संख्याओं की मल्टीप्लाई करने से बच रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है कि जो मैं आप ये सीख रहे हो बड़े गौर से। एक सवाल और देता हूं आपको। मैंने कहा कि 12 और 75 का मध्य अनुपात, 12 और 75 का मध्य अनुपात। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि 26 और 91 का मध्य अनुपात। चलिए ये 2 सवाल करते हैं, मजा आएगा आपको इनको करने में भी, ठीक है? सवाल है कि 12 और 75 का मध्य अनुपात। मजा आ गया सर? बिल्कुल आएगा मजा आपको, पूरा इंटरेस्ट के साथ आप लोग पढ़ रहे हो, मैं जानता हूं। बताओ, कोशिश करो इस सवाल में। चलो देखो भाई, यहाँ 12 और 75 है, मध्य अनुपात होता है अंडर रूट AB, यानी कि 12 गुना 75। मध्य अनुपात के सारे सवाल आपके दिमाग में सेट करवा दूंगा, इसलिए इतने सारे एग्जांपल करवा रहा हूं मैं, है ना? तो 12 और 75 बच्चे, 12 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 75 भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बनते हैं कि भाई या तो मैं 12 की गुणा इसमें करूं कि 12 पंजे 60 हासिल के 6, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, यानी कि अंडर रूट ऑफ 900 बन गया। और अंडर रूट ऑफ 900 अगर है तो यहाँ 9 मिला और 2 जीरो मिल गई, देते हैं ना बच्चे? 9 का रूट क्या होता है? 3, और 2 जीरो में से एक जीरो बाहर निकल के आ जाएगी, ये 30 बन गया। या तो मैं ऐसा करूं कि अंडर रूट ऑफ 900 क्या होता है? 30। 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद करने को मैंने बोला है कि अगर आपको 900 दिखा तो बाहर आप 30 लेकर आओगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका चलो बच्चे देखते हैं। दूसरा तरीका है आपका कि आप 12 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ो कि कम से कम एक संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो, कम से कम। देखो बच्चे, तोड़ने को तो मैं 6 दूनी 12 भी तोड़ सकता हूं 12 को, लेकिन ना तो 6 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना 2 परफेक्ट स्क्वायर है, एक तो कम से कम परफेक्ट होनी चाहिए।
अगर सर नहीं बनी ऐसी पॉसिबिलिटी, उसका भी अगला सवाल उसी के लिए है, मतलब हर पॉसिबिलिटी करवा दूंगा आपको। बच्चे 12 को मैंने तोड़ा, 4 दिया 12, और मैं जानता हूं 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ओके। और 75 को मैंने क्या तोड़ा, 25 दिया, 75 25 गुणा 3, यस। अब बच्चे आप जानते हैं कि अगर रूट के अंदर 4 है तो बाहर 2 निकल के आएगा, भाई 2 दूनी 4 होता है। अगर 25 है तो 5 बाहर निकल के आएगा, 5 पूरे 25, और अगर 2 3 है, 1 3 और 2 3, तो 1 3 यहां से बाहर निकल के आएगा, तो 5 दूनी 10 और 10 दिया 30। क्या आंसर आ गया प्यारे बच्चे, 30 आपका बिल्कुल सही जवाब। चलो आगे चलते हैं। अब ये सवाल है 26 और 91 का मध्य अनुपात। बच्चे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 26 गुणा 91, भाई ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट ए बी। अब यहां सबसे लास्ट पॉसिबिलिटी बनी, सबसे लास्ट पॉसिबिलिटी जो बन सकती है, भाई आपको अभी तक मैं क्या कहता आ रहा था, मैं कहता आ रहा था कि ऐसी दो संख्या में तोड़ो कि कम से कम एक संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो। कहा ना मैंने, एक संख्या। अब दिमाग में सवाल आया कि सर अगर ना बनी एक भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर तो फिर क्या करें, आप इस 26 को दो संख्या में तोड़ लो, कोई सी भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगी। तोड़ तोड़ के देख लो आप 26 को, नहीं बनेगी कोई सी भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर क्या करें, फिर भैया जिस संख्या में टूट रही है ना उसी में तोड़ लो। इसको मैं क्या कह सकता हूं, 26 को कह सकता हूं 13 दूनी 26, और 91 को क्या कह सकते हैं, 13 सत्ते 91, 13 गुणा 7, कोई सी भी संख्या परफेक्ट नहीं मिली। लेकिन अब कुछ और विस्फोट हुआ। क्या हुआ कि यहां पर मुझे 2 13 मिल गए, एक 13 और 2 13, 2 मिल गए ना, तो एक बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा, 2 गुणा 7 14 बचेगा। ये मेरा आंसर है, 13 अंडर रूट 14। जब नहीं आ रहा बाहर तो क्या करें, जरूरी थोड़ी है कि अंदर रहने वाली हर संख्या पूर्ण वर्ग बने, अंदर रूट के रहने वाली हर संख्या परफेक्ट स्क्वायर बने, ऐसा जरूरी थोड़ी है, नहीं है ना। तो 26 को 13 गुणा 2 लिखा, 13 दूनी 26, और 91 को 13 गुणा 7 लिखा, 13 सत्ते 91, 13 की पेयर बन गई, एक 13 बाहर आ गया, तो सत्ते 14 अंदर रह गया। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, है ना। वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं। मध्य अनुपात आपके दिमाग में सेट हो चुका है। चलिए बच्चे इसका आंसर बताओ, बताएंगे प्यारे बच्चे इसका उत्तर जल्दी से। सभी लोग आंसर आना चाहिए। देखो कोशिश जब तक आप खुद नहीं करोगे, मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती। आप दुनिया भर के बैच ले लो, मुझसे पढ़ लो, किसी भी अध्यापक से पढ़ लो, लेकिन जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे आपका सिलेक्शन होना लगभग क्या डेफिनेटली असंभव है। आप खुद चलो। वो दशरथ मांझी वाली मूवी देखी है ना आपने, मांझी द माउंटेन मैन, लास्ट में क्या बोलते हैं वो मांझी साहब, वो कहते हैं ना कि भगवान के भरोसे आपने क्यों नहीं छोड़ा चीजों को। तो वो कहते हैं कि मैं भगवान के भरोसे अगर चीजों को छोड़ देता तो ऐसा हो सकता है कि भगवान मेरे भरोसे बैठे हो, कि भगवान अगर ये सोचकर बैठे हो कि यार ये अगर मेहनत कर लेना तो मैं इसका सिलेक्शन करा दूं। ऐसा भी तो हो सकता है। आप में से बहुत सारे बच्चे और कुछ अलग भी आपने देखोगे जो ये कहते हैं कि यार किस्मत नहीं है मेरी सिलेक्शन लेने की, वो सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं। किस्मत चेंज नहीं होती है क्या, डेस्टिनी चेंज नहीं होती, होती है। खूब चेंज कर सकते हैं लोग, करते हैं लोग अपनी किस्मत चेंज। भाई अगर किस्मत में नहीं होता तो जितने भी लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, इवन कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, कुछ लोग क्या बहुत 95% लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रह जाते हैं, जो सेकंड अटेम्प्ट में रह जाते हैं, थर्ड में रह जाते हैं, चौथे अटेम्प्ट में जाकर लगते हैं, पांचवें अटेम्प्ट में। तो अगर वो किस्मत के सहारे रहते तो पहले अटेम्प्ट को फेल होने के बाद घर बैठ जाते कि मेरी किस्मत में नहीं है, वो सेकंड दिया रह गए, थर्ड दिया रह गए, फोर्थ दिया जब जाकर हुआ, फिफ्थ दिया तब जाकर हुआ, तो वो किस्मत थोड़ी कहोगे, वो तो कहोगे किस्मत को चेंज करना। तो कभी भी किस्मत नहीं, अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड रहना है हमें। 25 और 35 का तृतीय अनुपात। बच्चे यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है और हम जानते हैं ए और बी का जो थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात रहता है, तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है प्यारे बच्चे वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है सर। तो 25 और 35 का थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि 35 का स्क्वायर, भाई बी स्क्वायर तो यही है अपॉन 25, तो 35 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 35 गुणा 35, भाई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, और बटे 25, तो 5 से जाएगा 5 सत्ते 35, सॉरी 5 पूरे 25 और 5 सत्ते 35, 5 से जाएगा 5 सत्ते 35 और 7 सत्ते 49। क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आ गया ना, आगे चलें। चलो ओके बच्चे थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, ये सवाल करो, सवाल करेंगे जरा इसको भाई। वेरी गुड। सवाल है 1.6 और 3.6 का मध्य अनुपात और 5 और 8 का तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन, और इन दोनों का भी आपको अनुपात बताना है। यानी कि अभी तक आपने मध्य अनुपात पढ़ा, आपने तृतीय अनुपात पढ़ा, ये दोनों का मिक्स सवाल आ गया। आपसे कह रहा है कि 1.6 और 3.6 का तो मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शन निकालो, निकालकर साइड में रख दो। फिर आप क्या करो, 5 और 8 का तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, साइड में रख दो, और जो दोनों जगह से आंसर आया ना उनका अनुपात बना लो, और बताओ क्या उत्तर है। कोशिश करो, हो जाएगा आपको। आ गया भाई, नहीं थैंक यू। देखो सवाल ने बोला कि 1.6 और 3.6 का मध्य अनुपात, दो केस बनाते हैं, 1.6 और 3.6 का मीन प्रोपोर्शन। तो क्या होता है बच्चे, अंडर रूट ऑफ 1.6 इंटू 3.6, भाई रूट ए भी होता है ना। तो यहां से अगर बच्चा मैं पॉइंट को हटा दूं, देखते हैं ना, है ना, अगर मैं यहां से पॉइंट हटा दूं तो बटे 1 0, यहां से पॉइंट हटा दूं तो बटे 1 0, ओके। अब मुझे पता है कि 16 भी अपने आप में पूर्ण वर्ग है, जो 36 है ये भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो बच्चे 16 जब रूट से बाहर आएगा तो 4 बनाएगा, और 36 जब रूट से बाहर आएगा तो 6 बनाएगा, बटे नीचे 2 जीरो है, 1 जीरो बाहर आ जाएगी, तो कितना आ गया, 6 चौके 24 बटे 10। इसको ऐसे रहने दो, 24 बटे 10 ही रहने दो, इसको आगे हमें रेशियो लेना है तो वहां काम आएगा। इधर बोला उसने 5 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शन, और वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, 8 स्क्वायर अपॉन 5, और 8 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चे, 64 बटे 5। इसको भी ऐसे रहने दो, और सवाल में बोला है कि इन दोनों का ना अनुपात बताओ, रेशियो बताओ क्या होगा। बच्चे हमें बताना है 24 बटे 10 जो इधर से आया अनुपात, और जो इधर से आया है 64 बटे 5, 64 बटे 5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी इसमें, तो कितना जाएगा, 24 पंजे 120 अनुपात 64 धाम 640, भाई जीरो से जीरो उड़ा दो, 4 से जाएगा 4 तिया 12, और 4 से जाएगा 16 चौके 64, तो क्या बन गया 3:16। मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 24 पंजे 120, 64 की 10 में गुणा करी 640, जीरो से जीरो काट दिया तो 4 तिया 12 और ये जाएगा 16 बार, तो कितना आ गया 3:16, ऑप्शन नंबर सी। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें भी आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये सवाल बताएंगे जरा, चलो वेरी गुड, बताएंगे पहले बच्चे जल्दी से इसका जवाब। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा ना भाई।
क्या उत्तर आया बच्चे? उसने कहा यदि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन 48 है तो y का मान बताओ। बच्चे आपसे कहा 3x² और 4xy इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? b² a, यानी कि 4xy का स्क्वायर और a कितना है? 3x² है कि नहीं? और ये बराबर किसके है? ये बराबर 48 के है, 48 के है। ओके चलो बस अब कर दो बच्चे। 4xy का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, x का स्क्वायर x², y का स्क्वायर y², सभी का स्क्वायर कर दिया मैंने, और बटे 3x² बराबर 48। अब यहां से आप देख सकते हो बड़े गौर से कि सर x² से तो x² कट जाएगा, ये 48 है, 48 ये 16 से कटेगा, 16 तिया 48, 16 से 3 बार कट गया ना, ये 3 की गुणा उधर होगी तो y² कितना आएगा? 3 की गुणा 3 में होगी 9, तो प्यारे बच्चे y कितना होगा? √9, और √9 क्या होता है? √9 होता है 3। भाई अंडर रूट के अंदर अगर 9 है तो बाहर निकल के क्या आएगा? 3 आएगा। मजा आ गया? आंसर अगर आप खुद से निकालते हैं ना तो इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है कि यार मैंने आंसर निकाल दिया, मैंने आंसर निकाल दिया, तो मतलब महाराजा वाली फील आती है, हम खुद आंसर निकाल देते हैं। तो वही फील मैं चाहता हूं कि आपके अंदर आए। ठीक है भाई, इधर स्क्वायर किया तो 16 x² y² 16 कहां से है? 4 का स्क्वायर 16, x² से x² गया 16 से 48 गया 3 बार, 3 3 9, तो y² बराबर 9, y बराबर √9, यानी कि 3 आपका प्यारा सा उत्तर है। चलिए बच्चे आगे चलो। कहानी आती है फोर्थ प्रोपोर्शन की। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको मैंने बता दिया ना क्या होता है, पढ़ चुके हैं ना? ये रहा फोर्थ प्रोपोर्शन। चतुर्थ अनुपात क्या है? जब a b c तीन संख्याएं देगा और कहेगा इनका फोर्थ प्रोपोर्शन, वो होता है b × c/a। बाद की संख्या का गुणा करके पहली संख्या से डिवाइड कर देंगे। ये सवाल बताओ जल्दी से क्या होगा? बताओ बच्चे जल्दी से क्या उत्तर होगा? फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? b × c/a, यानी कि 192 × 216 और a कितना है? 144। ये आपने निकालना है। कैसे करेंगे भाई? 12 से काटेंगे, 12 बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 12 में 144, 12 एकम 12, 12 छंग 72, ये फिर 12 से जाएगा, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 16 के 18 में गुणा करेंगे, 16 अट्ठे 128, हासिल के 12, 16 एकम 16 और 12 28, कितना आंसर आ गया? 288। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। ओके चलो एक सवाल देता हूं आपको अच्छा सा, ये सवाल करिए। xy² x² y और xy का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? xy² क्या है सवाल? xy² x² y और xy इनका फोर्थ प्रोपोर्शन। बच्चे बाद की दो को गुणा करेंगे, x² y गुणा xy बटे xy²। ठीक है, तो x² तो ये है, एक x और है तो x की पावर 3 हो जाएगी भाई, 2 पावर 1 थी, एक x और मिल गया, पावर 3 हो गई, गुणा 1 y और 1 y मिलकर क्या बनाएगा? y² बटे x गुणा y²। अब आप देख लो कि भैया y² से y² कट गया, एक पावर नीचे है 3 पावर ऊपर है, तो क्या बचेंगी? 2 बचेंगी भाई, एक पावर से एक पावर कट जाएगी, 2 बचेंगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, x² आपका करेक्ट जवाब है। ठीक है चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। और फिर इसके बाद प्रोपोर्शन का लास्ट टॉपिक आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद प्रोपोर्शन ओवर। इससे ऊपर का लेवल प्रोपोर्शन समानुपात में नहीं बनेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं प्रोपोर्शन समानुपात से अगर सवाल बना तो इन्हीं में से बनेगा, इनसे बाहर नहीं बनेगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बच्चे चलो इस सवाल को करो, देखेंगे जरा। यदि 8 और 20 का तृतीय अनुपात p है और 3, 5 और 24 का चतुर्थ समानुपात फोर्थ प्रोपोर्शन q है, तो 2p + q का मान बताना है। जैसे वो मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात को कंबाइन करके सवाल बनाया था ना, रेशियो वाला, यहां भी ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। दो सवालों को एक में ऐड कर दिया। उसने कहा 8 और 20 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तृतीय अनुपात। बच्चे दो कंडीशन बन गई कि एक तो 8 और 20 का थर्ड प्रोपोर्शन बताना है जी, वो क्या होगा? b² यानी कि 20 का स्क्वायर अपॉन 8। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 400 बटे 8, तो कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40। तो यहां से क्या मिल गया मुझे? 50। और ये किसका मान है? p का। किसका मान है? p का। उसने कहा तृतीय अनुपात p है। फोर्थ प्रोपोर्शन 3, 5 और 24 का, और 24 का ये क्या है? ये q है। ये क्या हो जाएगा? b × c/a, 5 × 24/3, 3 अट्ठे 24 और 8 पंजे 40। बच्चे q का मान क्या मिल गया? q का मान मिल गया 40। सवाल ने बोला आपसे 2p + q, क्या बोला आपसे? 2p + q। तो 2p यानी कि p का मान 50 रखेंगे, 2 × 50 और प्लस का q का मान 40 रखेंगे, तो 50 दूनी 100 + 40, आंसर कितना आ गया? 140। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब। इससे ऊपर का लेवल नहीं बनेगा आपके एग्जाम में। अगर बना समानुपात से अच्छा लेवल उसने बनाया तो ये बनाएगा, और इससे भी अच्छा बनाया तो नेक्स्ट टाइप आपको मैं कराने वाला हूँ। एक दो क्वेश्चन मैं उसके करा देता हूँ और फिर उससे बाहर नहीं जाएंगी चीजें। ये सवाल आपके सामने रहा। इस टाइप के सवाल बन जाते हैं एग्जाम में, और इनकी बड़ी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक। कैलकुलेशन तो उस ट्रिक में भी है, लेकिन वो थोड़ा सा आप कर सकते हो, ऐसी वो ट्रिक है। के का मान याद करो जो 5, 12, 29, 57 प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए, ऐड किया जाना चाहिए, ताकि वो समानुपातिक हो। अब आपको समानुपातिक चीजें तो मैंने बता दी। अगर संख्याएं समानुपातिक है तो जो अनुपात पहली दो संख्याओं का है वही अनुपात बाद की दो का होगा। आज की क्लास की शुरुआत यहीं से हम लोगों ने की थी। अब सवाल में कुछ और पूछा उसने। बच्चा उसने कहा कि के का वैल्यू बताना है जो 5 में भी ऐड होगा, जो 12 में भी होगा, 29 में भी होगा और 57 चारों में ऐड होगा, और ऐड होने के बाद जो संख्याएं मुझे मिलेंगी वो आपस में समानुपातिक होंगी। ये वो सवाल है। यानी कि सवाल कहना चाह रहा है कि वो संख्या बताओ जो 5 में भी ऐड हो 5 + के, जो 12 में भी ऐड हो 12 + के, और जो आपकी 29 में भी ऐड हो 29 + के, और जो आपकी 57 में भी हो 57 + के, 57 + के। और जब ये चार संख्याएं आपको मिले ना, ये संख्या समानुपातिक हो, ये संख्या प्रोपोर्शन में हो। बच्चे मैंने आपको बताया कि अगर संख्या प्रोपोर्शन में होती है तो जो रेशियो पहली दो का होता है 5 + के बटे 12 + के, है ना, वही अनुपात किसका होगा? बाद की दो का। तो 29 + के बटे 57 + के। अब यहां से हमको सॉल्व करके कैलकुलेट करके ना के का मान निकालना होता है। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, सुनना बच्चे, मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं ऑप्शन से वो के का मान उठाकर यहां पर रखूं, सुनते हैं ना, मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं के का मान ऑप्शन से उठाकर यहां रखूं और चेक कर लूं कि भाई कौन सी वो वैल्यू है के की जिसको यहां रखने पर ये दोनों अनुपात बराबर हो रहे हैं। एक तो ये तरीका है, और हर बार आपसे के का मान नहीं पूछेगा, कुछ और भी वो पूछ सकता है। तो उस केस में हम क्या करें? उस केस में हम क्या करें बच्चे? मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूं। ऑप्शन से उठाकर आप चेक कर लो, के की जगह कुछ रखो, देखो दोनों जगह इक्वल कहां बन रहा है, वही मेरा आंसर होगा।
या फिर मेरा सेकंड ऑप्शन जो यूनिवर्सल मैं आपको बता रहा हूं वो तरीका देख लो। हमेशा आपको या तो के जोड़ने को बोलेगा या के घटाने को बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है, ऐड भी माइनस भी। यूनिवर्सल मेथड क्या है बच्चे, जो ऊपर की संख्या है ना इनका डिफरेंस ले लो। 5 और 29, देख लो ये चीज लाइफ टाइम दिमाग में रहने वाली है। जो ऊपर की संख्या है इनका डिफरेंस 5 और 29 का डिफरेंस कितना है, ये है आपका 23 और नीचे की संख्या का डिफरेंस ले लो, नीचे की संख्या का डिफरेंस ले लो, ये कितना है 12 और 57 का अंतर, 7 में से 2 गए 5 और 5 में से 1 गया 4, आया 45। 23 और 45 अंतर लेना है। फिर क्या करना है, या तो इस वाले पार्ट को या फिर इस वाले पार्ट को 23/45 के बराबर कर दो, के का मान मिल जाएगा। भाई मैं क्या करने वाला हूं, 5 प्लस के बटे 12 प्लस के, किसी एक को, या तो इसको या फिर इसको। किसके बराबर करना है, जो ऊपर का डिफरेंस है 23, नीचे का डिफरेंस है 45, इसको बराबर करना है 23/45 के, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके के का मान निकाल लो। कैलकुलेशन तो है नो डाउट, लेकिन आसान कैलकुलेशन है, आप कर लोगे। हर बार इतनी बड़ी संख्या आपको नहीं मिलेंगी, कई बार छोटी भी मिलेंगी। बच्चे 5 की गुणा करेंगे तो 5 पूरे 25, 5 चौके 20 और 2 22, 225 प्लस के की गुणा करेंगे तो 45 के बराबर, 23 की गुणा करेंगे तो 12 3 36 हासिल का 3, 12 दूनी 24 और 3 27 प्लस 23 की गुणा के में करेंगे तो 23 के। ठीक है बच्चे, ये 23 के 45 में से घटेगा तो कितना बनेगा, 17 और 5 22 के, है ना भाई। 23 जो है इधर आकर 45 में से कम हुआ बराबर, ये 225 उधर घटेगा तो 276 माइनस 225, तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 22 के बराबर 51 है। और के बराबर क्या दिक्कत, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या सवाल में कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। 225 प्लस 45 के और 12 3 36 हासिल का 3, 12 24 3 27 276 तो बराबर 23 के, 5 में से 3 गए 2, 4 में से 2 गए 2। कुछ सवाल डिजिट में कोई झोल हुआ है क्या, डिजिट में झोल हुआ होगा नहीं, ये तरीका तो डेफिनेटली क्लियर है आपका, कुछ डिजिट में झोल हुआ है ना, डिजिट गलत टाइप हुई है, फिर डिजिट गलत टाइप हुई है। फिर के का मान ऐसे तो आना चाहिए था क्योंकि हमने कैलकुलेशन को शॉर्ट किया है। अच्छा 24 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 5 12 29 57, कहाँ पर 24 होगा एक बार देख लेते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 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 ठीक है। ये वाला ओके, एक सेकंड में देख लेता हूँ, ये दोनों का डिफरेंस है 24, ठीक है ठीक है, हमने गलत ले लिया, मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ हुआ है। 29 और 5 का डिफरेंस 24 है, सॉरी बच्चे, थोड़ा सा आप समझो बात को, 24/45 आप कर लो, माई मिस्टेक, एक्सेप्ट करता हूँ मैं, ठीक है। 23 और सॉरी 29 और 5 का डिफरेंस 24 होगा, ठीक है, अब कर लो भाई, एक्सेप्ट कर तो ली भाई, कैसे करोगे, देखो 3 से कटेगा 3 8 24, 3 से कटेगा 15 3 45, तो ये 8/15 और छोटा हो गया, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 75 प्लस 15 के बराबर 12 की गुणा करेंगे 12 96 प्लस 8 के, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 12 96 प्लस 8 के, बच्चे 75 में 96 से घटेगा और 8 इधर आकर घटेगा, 15 में से तो 7 के बचेगा भाई, 8 15 में से घटेगा तो 7 के, उधर 96 में से 75 घटेगा तो कितना आएगा, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गए 2, तो 7 के बराबर 21, तो के बराबर 21/7 यानी कि 3, ये आ गया। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताता हूं, दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि भैया उसने कहा प्रत्येक संख्या में के ऐड करो कि संख्या प्रोपोर्शन में हो जाए। मैंने हर संख्या में के ऐड किया और फिर मैंने कहा जो रेशियो पहली दो का होगा वही रेशियो बाद की दो का होगा। फिर मैंने कहा कि भैया 5 और 29 का डिफरेंस गलती से 23 लिख लिया, पूरी कैलकुलेशन 23 पे कर दी, इसलिए मिस्टेक हुआ। ये डिफरेंस 24 है, 12 और 57 का 45 है। मैंने कहा या तो इसको या फिर इसको 24/45 के बराबर करो, तो मैंने इसको बराबर किया तो 3 8 24 15 3 45 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे के का मान मिल गया 3। ये तरीका नंबर 1 है, मैं तरीका नंबर 2 बताता हूं। चलिए मैं तरीका नंबर 2 बताता हूं, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे आप उस मेथड को अप्लाई कर लेना, ठीक है। चलो दूसरा मेथड आपको मैं बताता हूं, दूसरा मेथड क्या है। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड भी देख लो बच्चे, वहां से भी के का मान आएगा, ये क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। दूसरे मेथड में क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो बच्चे। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक तो हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया था, है ना। इस बार इन दोनों का ले लो, तो 12 और 5 का डिफरेंस कितना है 7, 29 और 57 का डिफरेंस कितना है, 17 में से 9 गए 8 और 4 में से 2 गए 2, कितना है बच्चे 28, ठीक है। बात क्लियर हुई। मैंने क्या कहा, सेकंड मेथड आपको मैं बता रहा हूं, सेकंड मेथड हो सकता है किसी को कोई मेथड पसंद है, किसी को कोई। एक बार देख लो, 5 और 12 का डिफरेंस 7, 29 और 57 का डिफरेंस है 28। अब क्या करना है, जो इधर का डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई तो इसके न्यूमरेटर में कर दो, 7 की मल्टीप्लाई तो 29 प्लस के में कर दो, और जो इधर का ये डिफरेंस है इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 28 की मल्टीप्लाई कर दो 5 प्लस के में और बराबर कर दो। यहां से भी के का मान आ जाएगा, है ना। वो पहला वाला तरीका, ये दूसरा वाला। इसमें क्या करना है, 29 और 57 का डिफरेंस 28 और 5 और 12 का डिफरेंस है आपका 7। क्या करना है, जो इधर का डिफरेंस आया उसकी मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में कर दी, अंश में कर दी, जो इधर का डिफरेंस आया उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी और इक्वल कर दिया, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप करेंगे तो 7 से 28 कट जाएगा, 7 से 28 कटेगा 7 चौके 28, है ना भाई। तो ये कितना जाएगा आपका, जाएगा आपका 5 चौके 20 प्लस 4 के, है ना, 4 की मल्टीप्लाई अंदर होगी और ये तो 29 प्लस के ही बचा, है ना बच्चे। अब ये के इधर आएगा 4 में से घटेगा तो 3 के बराबर 20, उधर जाकर 29 में से घटेगा 9, तो यहां से के कितना आ गया 9/3, यानी कि आप कहेंगे सर 3, तो के का मान अगेन 3। दोनों ही आपके तरीके हैं, दोनों ही अच्छे हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। चलिए एक सवाल और देता हूं, ये सवाल करो, अप्लाई करो इस सवाल में। क्या आप कर सकते हो इस सवाल को, जल्दी से बताएंगे बच्चे सभी लोग, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन से करना कर सकते हो, लेकिन इस सवाल में कैसे करोगे, इस सवाल पढ़ो, इसीलिए मैंने ऑप्शन से नहीं कराया आपको। सवाल है कि 19 28 55 91 में से जब x घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात प्रोपोर्शन में होंगी। आपसे कह रहा है x + 9 और x² का मध्य अनुपात, बस ये चीज आपसे पूछ रहा है। कोई सा भी तरीका जो आपका मन करे। इस बार बच्चा वो x घटाने को कह रहा है, यानी कि 19 में से भी x घटाओ और 28 में से भी x घटाओ और आप 55 में से भी x घटाओ और आप 91 में से भी x घटाओ, 91 में से भी x घटाओ, और कह रहा है कि घटाने के बाद जो संख्याएं मिलेंगी ना वो प्रोपोर्शन में होंगी। प्रोपोर्शन मतलब जो पहली दो का रेशियो है 19 - x बटे 28 - x, वही रेशियो किसका होगा बच्चे, बाद की दो का, 55 - x बटे 91 - x। अब जो तरीका आपका मन करे x की वैल्यू का आप उससे निकालो, डेफिनेटली हर तरीके से आपका जो है आंसर आएगा। इस वाले तरीके से निकालो या इस वाले से निकालो, दोनों से आंसर आना है, ठीक है बच्चे। इस वाले से देखिए जरा, 15 में से 9 गए 6 और 4 में से 1 गया 3, ठीक है भाई। इन दोनों का डिफरेंस निकाले जरा, 11 में से 8 गए 3 और 8 में से 2 गए 6, ये 63 आ गया, ओके।
किसी एक को इसके बराबर कर दो तो 19 माइनस एक्स बटे 28 माइनस एक्स को किसके बराबर कर दे 36 बटे 63 63 भाई ये कटेगा 9 से 9 चौके 36 9 सत्ते 63 4 बटे 7 आ गया बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान बताओ फिर आगे करते हैं सवाल में कुछ और भी पूछा है भाई अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 19 की 7 में गुणा होगी तो बच्चा कितना आएगा भाई 7 की गुणा 19 में होगी तो 19 सत्ते 133 माइनस 7 की गुणा x में होगी तो 7x 4 की गुणा 28 में होगी 4 8 32 4 2 8 3 11 112 और 4 की गुणा x में होगी तो 4x ठीक है अब ये माइनस का 7x तो उधर जाकर प्लस का होगा तो ये आ जाएगा 7x माइनस 4x है ना उधर गया तो प्लस हो गया और ये 112 इधर आकर माइनस हो जाएगा 133 माइनस 112 तो ये आएगा 3x बराबर 3 में से 2 गया 1 13 में से 11 गए 2 21 अब आपको पता है x कितना आ गया 3 से 7 बार कटेगा तो बच्चे x का मान आ गया 7 x की वैल्यू कितनी है 7 अब x अगर 7 है आपसे x का मान नहीं पूछा आपसे कहा x प्लस 9 और x स्क्वायर का मध्य अनुपात पहले तो x प्लस 9 की वैल्यू बताओ x की वैल्यू 7 है तो 7 और 9 16 और x स्क्वायर की वैल्यू बताओ तो 7 का स्क्वायर 49 बच्चा आपसे 16 और 49 का मीन प्रोपोर्शन पूछा है मध्य अनुपात तो प्यारे भाई कितना होगा अंडर रूट ऑफ 16 गुणा 49 ये तो आप परफेक्ट जानते हैं अब 16 अगर रूट के अंदर है तो 4 बाहर आ जाएगा और 49 अगर रूट के अंदर है तो 7 बाहर आ जाएगा आपका आंसर आएगा 7 चौके 28 ऑप्शन नंबर ए इससे बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये हाईएस्ट लेवल है इससे ऊपर का लेवल नहीं जाएगा बिल्कुल भी नहीं जाएगा बात क्लियर हुई दूसरा तरीके से निकाल सकते हो इन दोनों का डिफरेंस करके भी जो आपका मन करे किसी भी तरीके से आप x की वैल्यू 7 ही आनी है दोनों तरीके से और एक बार जैसे x की वैल्यू 7 आ गई फिर आपने x प्लस 9 किया 16 आ गया x स्क्वायर किया 7 का स्क्वायर 49 और 16 और 49 का मीन प्रोपोर्शन बताना है रूट ए बी यानी कि 28 आपको वर्कशीट में कई क्वेश्चन दूंगा मैं ऐसे वहां से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ठीक है बच्चे अब कुछ विविध क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है 2-3 मिसलेनियस क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं विविध क्वेश्चन विविध विविध मतलब सोच रहे हो मिसलेनियस यानी कि जिनका कोई टाइप नहीं है मुझे अच्छा लगे मैंने उठा लिया उन क्वेश्चन को तो कुछ विविध क्वेश्चन कर लेते हैं चलो पहला विविध क्वेश्चन ये रहा आपके सामने जरा करेंगे बच्चे इसे करो एक बार विविध है फिर खत्म आज कल जो हमारा चैप्टर होगा बच्चे वो हम करेंगे कल कौन सा हम करेंगे कल टाइम एंड वर्क मैं सबसे पहले उन चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करूंगा जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा और वो चैप्टर भी आसान है उन चीजों को पहले हम कवर करेंगे क्योंकि अभी फ्रेश माइंड है तो मैक्सिमम हमें क्वेश्चन गेन करना है एक महीने में कंप्लीट मैथ बहुत डिटेल में नहीं सीखा जाता कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन इतना और स्मार्ट तरीके से हम पढ़ लेंगे या 18-20 क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप गेन कर पाओ उसको मद्देनजर रखते हुए कल मैं टाइम एंड वर्क चैप्टर शुरू करूंगा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एक क्वेश्चन रेशो से बनता है वो आपका पक्का हो गया जो पढ़ाया मैंने इन 3-4 दिन में उससे बाहर एक सवाल नहीं जाएगा क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ है ये तो संडे है संडे में मैंने 12 बजे रखा नहीं तो आपका सुबह 7 बजे से ही टाइम है 7 बजे से 9 बजे तक अब 2 घंटे आपकी क्लास हुआ करेगी जो आपकी डेमो क्लास थी उसमें क्लास का टाइम जो था वो 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे 15 मिनट रखा गया था लेकिन अब हमारा प्रॉपर टाइम 2 घंटे हुआ करेगा आज से ही आज भी लगभग 1 घंटे 20 मिनट हो चुके हैं तो अब प्रॉपर आपका 2 घंटे टाइम हुआ करेगा क्योंकि बच्चे हमें इतना एफर्ट तो अब लगाना ही पड़ेगा है ना सीआई करा तो नहीं बच्चे सीआई से पहले ना हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ना चाहिए जरूरी भी है तभी सीआई जाकर समझ में आएगा अरे सीआई पहले नहीं पड़ेगा मैं जानता हूं आप बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको मेरा सीआई पसंद आता है पढ़ाया हुआ आप तसल्ली रखो पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे 3 संख्याएं 15 17 19 के अनुपात में है तीसरी संख्या का 3 गुना और पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग के बीच अंतर 625 है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर क्या होगा बताओ जल्दी से बताएंगे क्या आपका उत्तर होगा 100 चलो देखते हैं बच्चे 3 संख्या है किस रेशियो में है 15 17 और 19 इस रेशियो में 3 संख्या है सवाल ने बोला तीसरी संख्या का तो 3 गुना जैसे जैसे आपसे सवाल कह रहा है ना ये आपकी पहली संख्या है प्यारे भाई ये दूसरी है और ये तीसरी है सवाल ने आपसे बोला जो तीसरी संख्या है ना उसका तो 3 गुना करो तो यहाँ 19 तीसरी संख्या है तो इसका 3 गुना करेंगे कितना आएगा बच्चे 19 या 57 जैसे सवाल ने बोला वैसे वैसे मैं कर रहा हूँ 19 का तो 3 गुना और पहली और दूसरी का योग पहली और दूसरी का योग करो तो बच्चे इन दोनों का योग करेंगे तो 15 और 17 का योग कितना है ये है आपका 32 ये कितना आया है 32 और कह रहा है इनके बीच अंतर यानी कि जो ये रिजल्ट मिले हैं ना आपको तीसरे का 3 गुना करने पर पहली 2 को जोड़ने पर इन दोनों के बीच का जो अंतर है जो डिफरेंस है वो कितना है जरा देखेंगे 7 में से 2 गए 5 और 5 में से 3 गए 2 ये अंतर आपका 25 है और सवाल ने बोला है कि ये जो अंतर है 625 है यानी कि 25 यूनिट का मान कितना है 625 तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 625 बटे 25 तो भैया 25 बार जाएगा तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया बच्चे 1 यूनिट का मान आ गया 25 ये मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहा हूं प्रोपोर्शन के नहीं है ये रेशियो के ही मिसलेनियस क्वेश्चन है तो 1 का मान 25 कह रहा है बताओ पहली और तीसरी का अंतर क्या पूछा उसने पहली और तीसरी का अंतर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि आपसे कहा 19 माइनस 15 तो कितना है 4 तो 4 यूनिट का मान कितना होगा अगर 1 का मान 25 है तो 4 का मान होगा 100 भाई ये आपकी तीसरी है और ये पहली है पहली और तीसरी का अंतर आपका 4 आ गया और 4 यूनिट का मान है 4 गुना 25 यानी कि 100 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्लियर है एक और क्वेश्चन दूं आपको विविध मिसलेनियस ही है ये सवाल करिए ये करेंगे क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ाया है ना रेशो रिवीजन कर लेना इससे बाहर नहीं जाएगा सवाल बहुत सारी चीजें बहुत कम समय में पढ़ा दी है मैंने आपको 3 बक्से एबीसी में मार्बल की संख्या 3 5 7 है और मार्बल की कुल संख्या 75 है यदि बक्से बी में से 3 मार्बल ए में डाल दिए जाते हैं और 5 मार्बल सी में से बी में डाल दिए जाते हैं तो मार्बल की संख्या का अनुपात क्या होगा बताओ नया रेशो क्या बनेगा वेरी गुड चलो बच्चे 3 बक्से हैं ए बी और सी किस रेशो में है 3 5 और 7 सवाल ने बोला कि भाई टोटल संख्या जो है ना वो 75 है तो कितनी है बच्चा वो 75 है तो अगर मैं क्या तीनों को जोड़ूं 7 और 5 12 12 और 3 15 क्या 15 यूनिट का मान 75 मार्बल है 75 मार्बल है क्या 15 यूनिट का मान तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 75 गुणा 15 तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट का मान होगा 5 मार्बल 1 यूनिट का मान कितना है 5 मार्बल और बच्चे 3 यूनिट का मान कितना होगा 3 की 5 में गुणा करेंगे 15 मार्बल 5 यूनिट का मान कितना होगा 5 की 5 में गुणा करेंगे 25 मार्बल और 7 यूनिट का मान कितना होगा 7 की 5 में गुणा करेंगे तो 35 मार्बल कितना 35 मार्बल अब सवाल ने बोला क्या है आपसे बच्चे रफ कर दूं मैं ये ऊपर लिख दूं ये यहां लिख दूं 15 यूनिट का मान 75 मार्बल तो 1 का मान 5 ये यहां पर लिख दिया मैंने ठीक है अब सवाल ने बोला है कि बक्सा बी में से 3 मार्बल निकालो और ए में डालो मार्बल पता क्या होता है कंचे जो आप खेलते हो उन्हीं को इंग्लिश में मार्बल कहते हैं हॉर्स और मार्बल कंचे को कहते हैं तो कंचा क्यों नहीं लिखा
आप लोगों को अंग्रेज मारना है ये सवाल वाला। कंचे कोई मार्बल कहते हैं, इसमें फुट्टल कंचे भी होते हैं जिनको कोई नहीं लेता, जो फुट्टल कंचे देते हैं थोड़े से फूटे हुए होते हैं, उनको कोई मार्बल कहते हैं अंग्रेज लोग, हमें भी नहीं पता था, हम जब कंचे खेलते थे। कंचे मींस कंचे, है ना। तो उसने क्या बोला कि उसने बक्से में से 3 कंचे निकाले और ए में डाल दिए। अगर बक्से बी में से 3 कंचे निकालेगा तो उसके तो 3 कंचे कम हो जाएंगे, और ए में डालेगा तो ए में 3 कंचे बढ़ जाएंगे, ऐसा उसने बोला, है ना भाई। तो बक्से बी में से 3 निकाले, ए में डाल दिए। अब कितने हो गए? 18 कंचे तो ए में हो गए, 25 और 3 22 कंचे बी में बचे हैं, और 35 कंचे तो सी में ही थे। फिर उसने क्या बोला? 5 मार्बल सी में से निकाले और बी में डाल दिए। अब सी में से 5 कंचे निकालेगा तो सी के 5 कम हो जाएंगे, और बी में डालेगा तो बी के 5 कंचे बढ़ जाएंगे। तो ये 22 और 5 27, 35 में से 5 गए 30, और ये तो 18 ऐसा ही है। ये रेशियो बना लो। आप कहेंगे सर ये तो 3 से जाएगा, 6 से 3 से जाएगा, 3 6 18, 3 नाम 27 और 3 धाम 30, 6 9 10। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है ना भाई। कुछ भी तो नहीं था, रेशियो दिया हुआ था 3 5 7, टोटल मार्बल 75 थे। उसने कहा भैया 15 यूनिट, सबको जोड़ा 75, एक का मान कितना 5, तो सभी बक्से में कंचे कितने हैं? 15 25 और 35, सभी बक्से के कंचे मैंने निकाल दिए। अब सवाल कह रहा है कि 3 कंचे बी में से निकालो, ए में डाल दो, तो 3 बी के माइनस होंगे, ए के प्लस हो जाएंगे, 18 22 और 35 बचा। अब कह रहा है कि 5 कंचे सी से निकालकर बी में डाल दो, तो सी के 5 कम हो जाएंगे, बी के 5 बढ़ जाएंगे, 27 30 और 18, रेशियो आ गया 6 9 10। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर रेशियो से बन जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये आपके सामने रहा लास्ट क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन ओवर। कल हम एक नया चैप्टर उठाएंगे। ओके, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बता दो, फिर हम क्लास ओवर करते हैं। सवाल है, यदि यह नियत किया गया था कि 2820 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच 3 4 5 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से 1/3 1/4 1/5 में बट गया बाय मिस्टेक, तो क्या त्रुटि में ए को कितना प्रॉफिट हुआ? बताओ, त्रुटि में ए को कितना प्रॉफिट हुआ? तो भैया आपको दो बनाने हैं कि भैया 2820 रुपया है आपकी जेब में, और ये आपको एक बार तो सही बांटा है, एक बार गलती से बांट दिया। भाई किस रेशियो में बांटा जाना था? भाई सही जो बांटा जाना था वो इधर लिख दो, और जो गलती से बट गया वो इधर लिख दो। सही किस रेशियो में बांटा जाना था? एबीसी में। आपको दिया गया है सर 3 4 और 5 में, और गलती से किस रेशियो में बट गया है? सवाल कह रहा है गलती से बट गया 1/3 1/4 और 1/5। अब सवाल ने बोला कि इस पूरे प्रोसेस में ए को क्या प्रॉफिट हुआ? तो पहले तो अलग अलग बांट कर देखेंगे कि जब सही बांटा जाना था तो कितना कितना इनके हिस्से में आना था, जब गलत बांटा तो कितना कितना इनके हिस्से में आया। पहले तो इस रेशियो को आसान बनाते हैं, और ये आप जानते हैं कि 5 4 और 3 का एलसीएम, मतलब एलसीएम ऑफ 3 4 और 5 कितना होता है? ये आएगा 60। बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते गए तो 60 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी, तीनों में 60 की गुणा कर दिया। तो मैं आपको रेशियो में सिखा चुका हूं ना भाई। तो 3 से जाएगा 20 बार अनुपात, 4 से जाएगा 15 चौके 60 अनुपात, और 5 से जाएगा 12 बार, तो 20 15 और 12 रेशियो आ गया, है ना। ये तो 3 4 5 रहेगा ही, पैसा इतने कोई बांटना है तो 2 बार बांट लो भैया। आप क्या उत्तर आएगा? आप कहेंगे सर एक बार तीनों को जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12, तो 12 यूनिट का मान कितना है? 5 और 4 9 3 12 यूनिट का मान है 2820। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 12 दूनी 24, 4 12 3 36 12 5 60, 1 यूनिट का। हमसे केवल एक को लाभ पूछा है तो एक ही बात करेंगे। तो 1 यूनिट का 235, तो 3 का मान कितना है? 3 गुणा 235, ये जाएगा आपका 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 705 कंचे कह रहा हूं पैसे रुपए, ये ए को मिलने थे सही। हमने बी और सी की बात नहीं करी, एक ही। ऐसे ही इसको करो, 15 12 27 27 और 20 47, 47 यूनिट का मान कितना है बच्चे? 2820, 2820। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 2820 बटे 47, 4 6 24 7 6 42, पूरा 6 बार कटेगा, यानी कि 60 बार। यूनिट डिजिट देखा तो 1 यूनिट का मान आ गया 60, एक ही बात करेंगे। तो 20 यूनिट का मान कितना है? 20 गुणा 60 यानी कि 1200। अब आप खुद चेक कर लो बच्चे, आपको खुद चेक करना है अब कि ए को जो प्रॉफिट हुआ, ए के हिस्से में पहले 705 रुपए आने थे, लेकिन आए हैं गलती से कितने आए हैं? 1200 रुपए। कितने आए हैं गलती से? 1200 रुपए। तो ए का प्रॉफिट, ए का जो लाभ होगा वो कितना होगा? आप कहेंगे सर 1200 में से ना 705 घटा दो, तो कितना आएगा? ये आएगा 495। ये ए का प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है भाई। उसने बोला कि 3 4 5 में बांटा जाना था, सही ये बांटा जाना था, गलती से इस रेशियो में बांट दिया, तो मैंने पहले इसका रेशियो आसान बनाया। ये तो 3 4 5 था, 2820 को 2 बार बांटा, एक बार ऐसे बांटा तो ए का हिस्सा 705 मिला। बी और सी से मतलब नहीं है, क्योंकि उसने ए के बारे में ही पूछा है। एक बार ऐसे बांटा तो एक का मान 60, तो 20 का मान 1200, तो ए का प्रॉफिट घटा दिया 495 आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो खत्म करते हैं क्लास को। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका टाइम एंड वर्क होगा। टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय तथा कार्य।